बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है सेल साइकिल। सेल साइकिल में मैंने कल आपको बहुत डिटेल से और बहुत तफसील के साथ पूरे इंटरफेस समझाया था कि सेल साइकिल हमारा दो फेजेस पे होता है। एक मैंने आपको बताया था एंड फेज और एक बताया था आपको इंटरफेस। तो इंटरफेस मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आज हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होता है एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा कौन सा है? एम फेज। एम फेज हम किस लिए पढ़ रहे हैं? माइटोसिस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइटोसिस के लिए पढ़ रहे हैं एम फेज। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस सेल की ऐसी डिवीजन है, याद रखिएगा ये डेफिनेशन, ये पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस एक सेल की एक ऐसी डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में उतने ही रहते हैं जितने के पेरेंट सेल में थे। दोबारा बता देती हूँ कि माइटोसिस सेल की ऐसी डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी उतने ही रहते हैं जितने के पेरेंट सेल में थे। ये एक सेल है। अब इससे ये दो डॉटर सेल बन गए। ठीक है, ये और ये दो डॉटर सेल बन गए। तो इनमें भी ये क्या है? 46। तो इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में उतने ही रहते हैं जितने के पेरेंट सेल में थे। चले अब आ जाते हैं हम अपने एम फेज की तरफ। एम फेज बच्चों हमारा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं क्रियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एम फेज हमारा दो पर मुश्तमिल होता है। एक होता है क्रियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्रियोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? क्रियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है हमारे पास कि एम फेज जो होता है उसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। ये दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। एक को कहते हैं क्रियोकाइनेसिस और दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। नाम से जाहिर है इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। अब इसको बच्चों यहाँ से समझो। ये मेरे पास एक सेल है। ठीक है, ये मेरे पास एक सेल है। तो पहले क्या होगी? न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। उसके बाद ये मेरे पास एक सेल भी ये लंबा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस यहाँ चला गया, एक न्यूक्लियस यहाँ चला गया। यहाँ पे आगे क्या हो जाता है? ये दो में आ गया, ये डिवाइड हो गए, फिर ये क्या हो जाते हैं? ये दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, पूरा एम फेज जो होता है वो इस पर मुश्तमिल होता है। पहले ये सेल है, इस सेल में क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो ये क्या हो जाती है? क्रियोकाइनेसिस होती है। उसके बाद साइटोप्लाज्म मिलने से ये बेंड होना, मिलने से मुड़ना शुरू करता है। तो क्या होता है? ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये अंदर दबना शुरू कर देती है। तो ये क्या होता है? दो में डिवाइड होता है और फिर ये दो नए सेल बन जाते हैं। ये पूरा माइटोटिक फेज इस पर मुश्तमिल होता है। क्रियोकाइनेसिस क्या होती है? तो क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब क्रियोकाइनेसिस की जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है वो भी कुछ फेजेस पर मुश्तमिल होती है, जिसको आप लोग कहते हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये इसके ये फेजेस होते हैं ना, इसके ये स्टेजेस होते हैं इसके। ठीक है, और इसके भी कुछ होते हैं। तो आप इसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन के। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, फिर टेलोफेज क्या होता है, फिर साइटोप्लाज्म जो साइटोकाइनेसिस होती है वो किस तरह होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं
प्रोफेज की तरफ, ठीक है। वेस्टर्न में जाना यहाँ भूल गई हूँ। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है प्रोफेज। बहुत ध्यान लगा के सुनो, बहुत गौर से सुनो, तवज्जो से दो। माइटोसिस जिंदगी भर याद रहेगी। ये सिर्फ क्लास 9 का चैप्टर टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ क्लास 9 के हवाले से नहीं पढ़ा रही, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आपको फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा ये टॉपिक और सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। मैं उसी हवाले से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये थोड़ा सा इसको सीधा कर लेती हूँ, ठीक है। अब कुछ सही अब कुछ सही है। चले अब आ जाते हैं हम प्रोफेज की तरफ। अब आते हैं हम प्रोफेज की तरफ, ठीक है। पहला है हमारा प्रोफेज। क्रियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस पर डिपेंड होता है उसका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। सबसे पहले प्रोफेज। प्रोफेज में जाने से पहले मेरे बच्चों हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा पीछे जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था एस्पेस, यहाँ कर लेती हूँ, एस्पेस पढ़ा था याद है। एस्पेस याद होगा ना। एस्पेस में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम है इसके अंदर। अब एस्पेस में क्या होता है बच्चों कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, ये ऐसे धीरे धीरे पड़े होते हैं। चाहे G1 फेस हो, चाहे G2 हो, चाहे S हो, ये इस तरह धीरे धीरे पड़े होते हैं। अब एस्पेस में क्या होता है, मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था। ये अपनी कॉपी तैयार कर लेता है, ठीक है। ये इसकी कॉपी तैयार हो गई, ठीक है। अपनी डीएनए कंटेंट मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम उतने ही हैं, ये क्या करता है अपनी कॉपी तैयार कर देता है। और इस तरह ये धीरे धीरे अंदाज में ये धागों की तरह पड़ा होता है। तो G2 फेज में भी ये इसी तरह होते हैं, G1 फेज में भी इसी तरह होते हैं। बस एस फेज में क्या होता है कि इनकी कॉपी तैयार हो जाती है। 46 क्रोमोसोम तो 46 ही रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ते। सिर्फ क्या होता है उनका डीएनए जो होता है वो क्या हो जाता है, उसकी कॉपी तैयार हो जाती है। डीएनए की जो है वो डुप्लीकेट हो जाती है या डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं। इसको बच्चों कहते हैं क्रोमेटिन। बताया था, याद है। इसको क्रोमेटिन कहा जाता है। ये क्या है, ये है क्रोमेटिन, याद है इसका, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोफेज की तरफ, ठीक है। ये हमारा सेल है। सेल में क्या होता है कि ये जो क्या है, क्रोमेटिन है, जो धागों की तरह धीरे धीरे अंदाज में पड़े हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पर थोड़े थोड़े कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे, ये इस तरह कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। आपको जो इस तरीके से बताए गए थे ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से नहीं होते, ये समझाने के लिए बताए गए थे। ये डिवीजन से पहले इंटरफेस में एस जो फेस होता है, G2 फेस होता है, उसमें भी इस तरह पड़े होते हैं ये, ठीक है। ये इस इनकी कॉपी तैयार हो जाती है, लेकिन होते ये इस तरीके से हैं। लेकिन जब माइटोटिक फेस आता है मेरे बच्चों, जब माइटोटिक फेस आता है यानी डिवीजन में के मरहले में ये एंटर हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, डिवीजन इनमें होने वाली होती है, तो क्या होता है प्रोफेज में ये थोड़े थोड़े कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी इसको कहेंगे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं या थिक होना शुरू हो जाते हैं। फुल्ली कंडेंस नहीं होते, फुल्ली कंडेंस सिर्फ मेटाफेज में होते हैं, ठीक है। फुल्ली कंडेंस किसमें होते हैं, मेटाफेज में जाके ये फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। तो जो हमारा प्रोफेज है उसमें जो है हमारा पहला पॉइंट ये हुआ
begin to condense. ठीक है, क्या है? क्रोमोसोम begin to condense. ये हमारी है बच्चों अर्ली प्रोफेज है ये, यानी प्रोफेज को हम दो में डिवाइड कर देते हैं। पूरा जो प्रोफेज का मरहला होता है उसको दो में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ये मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है कि अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? पहला पॉइंट, क्रोमोसोम बिगिन टू कंडेंस, यानी क्रोमोसोम जो इस तरह पड़े हुए थे, ये इस तरह धातु की शक्ल में पड़े हुए थे, इनकी कॉपी तैयार हुई थी, ये क्या हो गए? ये कुछ कंडेंस होना शुरू हो गए। ये होती है पहली बात। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लेट क्रोमोसोम, लेट प्रोफेज। ठीक है, अब क्या आता है? लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है बच्चों कि ये कुछ और कंडेंस हो जाते हैं और इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ यहाँ से, ये मैं क्या बता रही हूँ, सॉरी बच्चों, ये तो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है? डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। ये लेट प्रोफेज में होता है। ठीक है, लेट प्रोफेज में दूसरा पॉइंट क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है प्रोफेज में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों तीसरा काम एक ये होता है कि जब क्रोमोसोम की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है ना, क्यों शुरू हो जाती है उसकी वजह ये, इनका दिल चाहता है कि हम बाहर निकलें, हम इधर उड़ के जाएं, हम उधर उड़ के जाएं, बस हम खैर में हैं, अब हम बाहर निकलते हैं, अब हम बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो इनका दिल चाहता है बाहर निकलने के लिए ना। तो अब बाहर निकलेंगे तो कहाँ आएंगे? साइटोप्लाज्म में आएंगे, ये सारा साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जब सेल ऑर्गेनेल्स उनको देखते हैं कि ये हमारे पास आने वाले ना, डर जाते हैं, ये कहते हैं छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, जल्दी से छुपो, क्यों आ रहे हैं? क्रोमोसोम आ रहे हैं। क्रोमोसोम को आने के लिए क्या करते हैं? सारे छुप जाते हैं और जाके एक कोने में बैठ जाते हैं, यानी डिसअपियर हो जाते हैं, ये नजर नहीं आते। ये क्रोमोसोम को वेलकम करते हैं, क्रोमोसोम को अपने अंदर आने देते हैं। तो तीसरी बात क्या होती है कि सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट टू डिसअपियर। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है कि सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट टू डिसअपियर। सेल ऑर्गेनेल्स विजिबल होना बंद कर देते हैं, नजर नहीं आते। ठीक है, सिवाय एक ऑर्गेनेल के, तमाम जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। और वो ऑर्गेनेल क्या है? सेंट्रोसोम। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे सेंट्रोसोम होते हैं, ये दो सेंट्रोसोम होते हैं, ये भी अपनी कॉपी तैयार करे हुए, ये दो सेंट्रोसोम होते हैं। और ये क्या होते हैं? इनके सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रोसोम डिसअपियर नहीं होते। अब क्यों नहीं होता? वजह है ना भाई, सारे के सारे छुप गए जाके, ये क्यों डिसअपियर नहीं हो रहा? इसके डिसअपियर ना होने की बच्चों एक वजह है, वो वजह मैं अभी आपको बताऊंगी। तो क्या होता है, अब ये मूव करना शुरू कर देते हैं, ये मूव करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, और ये इस पोल पे चले जाता है, ये इस पोल पे चले जाता है। इसके अंदर से इस तरह के धागे निकलते हैं,
ये स्टार की शक्ल में बन जाता है। ये क्या बन जाता है? ये स्टार की शक्ल में बन जाता है। इनको कहते हैं बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती है इसकी फॉर्मेशन को बच्चों कहते हैं एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या हुआ मेरे बच्चों के सेंट्रोसोम स्टार्ट टू मूव। सेंट्रोसोम स्टार्ट टू मूव। ये तमाम काम होता है लेट प्रोफेज में। ठीक है, और ये होता है बच्चों अर्ली। ये वाला काम क्या है? ये अर्ली प्रोफेज में, और ये तीन काम क्या होते हैं? ये लेट प्रोफेज में होते हैं। तो इस तरह प्रोफेज कंप्लीट हो जाता है और फिर ये अगला इसका फेज शुरू होता है, वो होता है मेटाफेज। तो आज प्रोफेज को इतना ही रखते हैं। कल इंशाल्लाह मेटाफेज और एनाफेज पढ़ेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे लेक्चर को देखिए। जो इंटरफेस का है लेक्चर जो बच्चों ने मिस कर दिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से देखिएगा। बहुत मैंने डिटेल से समझाया है, आई होप आप एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं कल